हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? तो बेसिकली हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों। और कल हम लोगों ने सूडो फोर्स के बारे में पढ़ लिया, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम लोग न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये बातें अपने पास हो चुकी थी, ठीक है ना। और कल मैंने आपको अपेरेंट वेट के बारे में भी थोड़ी सी चीज बता दी कि भाई अपेरेंट वेट जो है वो किस तरीके से चेंज होने वाला है। आज बहुत ही बेसिक से कुछ क्वेश्चन करने हैं ताकि आपका कल वाली चीजें जो है वो थोड़ी सी सही से और कवर हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एकदम आसान सा आपके सामने रखा हुआ है बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि ये एक कोई बॉल है, इसका जो मास है इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई है, ठीक है ना। वाई वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है ना, और ये क्षैतिज है, एक्स जो है वो क्षैतिज है। ये जो बॉल रखी हुई है उसका मास है 2 kg, क्या है 2 kg। और ये जो है ये ऐसे किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 37 डिग्री के कोण पर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 37 डिग्री के कोण पे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अगर ऐसे बात करें यहां पर, तो यहां से अगर बात की जाए कि सर ये जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हैं और ये क्षैतिज दिशा में ऐसे चल रहा है, तो अगर बात की जाए आपका बेसिक चीज है वो आपसे पूछा जाएगा गेंद पर लिफ्ट की दीवार व फर्श द्वारा लगाया जाने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। आपको अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो ज्ञात करना है। एक ऐसे लिफ्ट है और ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है त्वरण 5 मीटर पर सेकंड से, इसके अंदर गेंद रखी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखी हुई है? गेंद रखी हुई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको सिंपल सी कहानी पूछा गया है कि ये जो गेंद है इस पर ये जो लिफ्ट है इसकी दीवार और इसका फर्श एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएंगे और वो वाली बात अपने को बतानी है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए, बताइए। हाँ जी, चलिए क्या आया है? 8 न्यूटन और 26 न्यूटन, दो आंसर अपने आ चुके हैं, ठीक है ना, कि 8 न्यूटन इधर लगेगा और 26 न्यूटन इधर लगेगा। चलिए सब लोग आंसर कीजिए भाई, कल ही बताया था कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन करना है, आप आराम से आंसर कर सकते हो। 2 मेथड है, आप दोनों में से कोई सा ही लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, है ना। आज इस रिगार्डिंग मीटिंग है हैप्पी, फिर बताते हैं आपको। 826 चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताइए। तो सर लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो आपने ऐसे लिख दिया है, ये इधर जाएगा 5 से, तो 37 का एंगल आपको दे रखा है, इसका मतलब यहां जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इधर जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जाने वाला है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंपोनेंट ले लिया, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये cos 30 और ये sin 30। अब अगर हम लोग बात करें कि सर इसको किसके रेस्पेक्ट में पढ़े, तो मैंने बोल दिया विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट पढ़ लेते हैं। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पढ़ो,
यानी लिफ्ट क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है या अजड़त्वीय है। तो आप बोलोगे सर लिफ्ट का तो अभी अभी त्वरण निकाला है, त्वरण निकाला है तो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है, और अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है तो ओबियसली बात है कि लिफ्ट के सापेक्ष इस पर बल लगने वाला है, कौन सा, सूडो फोर्स। अच्छा, अब फिर लिफ्ट के सापेक्ष जब इसको देखा तो ये बॉल कहीं चल रही थी क्या, नहीं। लिफ्ट में खड़ा आदमी अगर इस बॉल को देखेगा तो वो तो आराम से एक कोने में पड़ी है, तो लिफ्ट के सापेक्ष वो गेंद जो है वो कोने में आराम से पड़ी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि लिफ्ट जो है वो ऐसे पड़ी है, तो हम लोग बोल देंगे कि विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट गेंद जो है वो क्या है, गेंद साम्यावस्था में, किसमें है, साम्यावस्था में। और गेंद अगर साम्यावस्था में है ना बालको, गेंद अगर साम्यावस्था में है ना, इसका मतलब क्या हुआ, गेंद अगर साम्यावस्था में है तो इसका मतलब यह हो गया यहां पर कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, किसके, लिफ्ट के सापेक्ष। ओके ठीक है, तो एफबीडी बना लेते हैं। तो एफबीडी बनाएंगे तो क्या लगेगा कि सर ये गेंद है, नीचे लगेगा mg, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, और सर ये जो फर्श है उसको मैं ग्राउंड बोल दूं तो फर्श इस पर लगाएगा ng। अच्छा, और सर ये फर्श के साथ साथ इधर वाली दीवार के भी संपर्क में है, और जिसके संपर्क में है वो बल लगाता है, तो ये दीवार इधर लगाएगी Nw। चलिए, क्या इतने ही बल लगेंगे क्या, आप बोलोगे नहीं, 2 बल और लगेंगे। वो बल कौन कौन से लगेंगे कि सर 2 जो बल है वो सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। एक, इस लिफ्ट का त्वरण ऊपर की ओर है तो आपको पता है सूडो फोर्स त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है, तो क्या लगेगा, m इंटू त्वरण कितना है, ऊपर की ओर त्वरण 3 है तो सूडो फोर्स नीचे की ओर लग जाएगा। ये इधर 4 है तो इसका सूडो फोर्स इधर लग जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन 4। अच्छा, अब बताओ सर, अब क्लियर लिखा हुआ है कि गेंद साम्य अवस्था में है, यानी गेंद लिफ्ट के सापेक्ष कतई ही नहीं चल रही। ओके, साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, और दाएं लगने वाला फोर्स बराबर बाएं लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले दाएं लगने वाला फोर्स बराबर बाएं लगने वाला करेंगे, तो Nw इज इक्वल टू 4 गुणा में m, m की वैल्यू वहां पर 2 बोला है तो ये आपका आ गया 8 न्यूटन। क्या आ गया, 8 न्यूटन। दीवार जो है वो 8 न्यूटन का बल लगाएगी, ठीक है। फिर आया ग्राउंड का, तो ऊपर लगने वाला बराबर नीचे लगने वाला, तो ऊपर क्या लगेगा सर, ऊपर लगेगा mg प्लस 3m, ठीक है। m की वैल्यू रख दो सर, 2 है तो ये 20 और ये 6, तो 20 प्लस 6 ये आपका आ गया 26 न्यूटन। तो ये तो लगाएगा फर्श और ये लगाएगी दीवार, ये दोनों जो है यहां पर इस पे बल लगने वाले हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया था बच्चों ने, 8 और 26। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप लोग ऐसे कर, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऐसे कर सकते हो। सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे करते, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स तो लगता नहीं, लेकिन क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो आप क्या बोलते नहीं, जब जमीन के सापेक्ष देखते जब जमीन के सापेक्ष देखते तो ये उसी से चलता हुआ नजर आता, जमीन के सापेक्ष देखते तो वो उसी त्वरण से चलता हुआ नजर आता जिससे ये लिफ्ट जा रही है। तो लिफ्ट तो सर 4 और 3 से जा रही है, तो जमीन के सापेक्ष ये भी किससे जाता, 4 और 3 से जाता। किससे जाता, 4 और 3 से जाता। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। सीधा सा आप लोगों को अब आपका होमवर्क क्या रह जाता है इसी चीजों में, ऐसा ये हो जाता है कि आप मेथड 2 से खुद करो। आंसर तो ये आना ही है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे मेथड 2 लगाओ और उससे आप खुद करो, तो थोड़ा सा और बेटर एक्सपेंशन मिलता है इन चीजों का। ये है, ये 5 के कॉम्पोनेंट है बेटा, 4 और 3 है ना। 5 के जब कॉम्पोनेंट लेते हैं ना, ये वाला आपका हो जाता है a cos 37 और ये वाला a sin 37, तो ये 4 आ जाता है और ये 3 आ जाता है ना। चलिए, है ना, 20 और 6 26 हो गए आपका सीधा सा। आपकी खुद की हेल्प से होगा मोनिका जी। ओके, सीधा सा हो गया। तो एक बार आप लोग सब ट्राई करना, जरूर करना, सब लोग ट्राई, है ना। अच्छा, और कैसे हुआ, एक और कर लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। हालांकि वो वाला एग्जांपल तो मैं अभी नहीं दे सकता, बस बता रहा हूं आपको, लेकिन कई बार पूछा जाता है तो मैं थोड़ा सा, जैसे ये कोई भी आप लोग अगर ऐसा देखो, यहाँ पे ये कागज आप यहाँ पे रखो, इफ यू आर मतलब सिंपल सीधे हो तो थोड़ा सा, तो अगर आप ऐसे हो तो क्या होगा, ये कागज नीचे गिर जाता है। ऐसे अगर आप यहाँ पे कागज रखोगे तो ये नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर इसी कागज को यहाँ चिपका के, ठीक है ना, आप दौड़ने लग जाओ, ऐसे थोड़ा दौड़ना, यहाँ पे थोड़ा
प्लेटफॉर्म छोटा है, मैं दौड़ नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ से दौड़ोगे ना तो ये कागज नीचे नहीं गिरता है, वही इनर्शिया का रूल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें बचाने के लिए जो है वो फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। तो वो तो मैं फ्रिक्शन के साथ समझाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो ये कर लेना, ये काम कर सकते हो। आप ऐसे कागज को यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, और तो ये सीधा नीचे गिरेगा। लेकिन आप ऐसे कागज को यहाँ चिपका के भागोगे ना तो ये कागज गिरेगा नहीं, ये यहीं का यहीं चिपका रह सकता है अगर आप थोड़ा सा भागते हो। उसमें कई रोल आते हैं, एयर का भी आ जाता है, लेकिन एयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका वहां पे फ्रिक्शन का आ जाता है। तो उसी पर एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं फ्रिक्शन नहीं लेके आ रहा, लेकिन उसी पर एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके ओके, तो आप लोगों को ये करना है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है भाई अविनीश। ओके, तो कल का आप पढ़ देना भाई, क्या दिक्कत है करो, है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, ये एक ट्रॉली है, आप सोचिएगा बात को, है ना, कि हो क्यों रहा है। मैथ्स तो आप कर लेते हो, लेकिन ये बात ये सोचना कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सूडो फोर्स के तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एक ट्रॉली है, ठीक है ना, इसका मास वगैरह हमें नहीं दिया, सारी चीजें स्मूथ है, सब लोग घर्षण रहित है, सारी चीजें सब घर्षण रहित है। यहां पर M1 2 kg दे दूं या 3 kg लिख दूं, यहां पुल्ली लगाई M2 जो है वो आपका मैं लिख देता हूं यहां पे 1 kg। ट्रॉली का क्षैतिज त्वरण क्या हो ताकि दोनों ब्लॉक ट्रॉली के सापेक्ष स्थिर रहें। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, इनको मेथड 2 से करने में कोई ज्यादा मतलब समझदारी वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। इनको करने में कोई भी समझदारी वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छा, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसको सूडो फोर्स से करना अपने लिए थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। तो देखिए ध्यान से कि ये एक ट्रॉली है, इस पर दो द्रव्यमान है M1 और M2। ये ट्रॉली इधर जा रही है किसी एक्सेलरेशन a नोट से। तो पूछा है कि इस a नोट का, ठीक है ना, त्वरण न्यूनतम है ना, न्यूनतम होता है। बहुत ज्यादा हो तो ये ऊपर चला जाएंगे, यहां स्मूथ है तो आप लोग न्यूनतम ही नहीं त्वरण ही लिख दो, सिर्फ फिक्स लिख दो। फ्रिक्शन होता तो न्यूनतम वाली बात होती। तो ये a नोट का मान क्या हो, इस a नोट का मान क्या हो, इस a नोट का मान क्या हो ताकि ये दोनों ब्लॉक ट्रॉली के सापेक्ष, क्लियर लिखा हुआ है ना, ट्रॉली के सापेक्ष स्थिर रहे। तो ये बातें आपको समझनी है कि यार ट्रॉली के सापेक्ष स्थिर रहने का मतलब क्या हुआ। ये दोनों चल रहे हैं और ये ऐसे चल रहे हैं जैसे कि ये ट्रॉली जा रही है कोई भी आपकी, ठीक है ना, ये कोई भी आपकी ट्रॉली ऐसे जा रही है और उस ट्रॉली के ऊपर ये रखा हुआ है। ये ट्रॉली आपकी जा रही है और उस ट्रॉली के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये ट्रॉली के सापेक्ष नहीं कर रहा, ट्रॉली के साथ साथ जा रहा है, ट्रॉली के साथ साथ जा रहा है। यानी जमीन से देखें तो इसका वही त्वरण है जो ट्रॉली का है, जमीन से देखें तो इसका वही त्वरण है जो ट्रॉली का है, लेकिन ट्रॉली से देखें तो ये रुका हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें सूडो फोर्स से करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए, तो बताइए भाई कैसे करोगे। आंसर दे दिया है बच्चों ने, कुछ बोल रहे हैं G/3, कुछ बोल रहे हैं G/4। दो आंसर मेरे पास अभी तक आए हैं, G/3 और G/4। सिंपल तरीके से सोचना है कि ऐसा होगा क्यों। तो तरीका गलत है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग सब उस तरीके से जाते हैं, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई सूडो फोर्स रियल में नहीं होता, बस यहां पे सोचने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रॉली के सापेक्ष नहीं चल रहे हैं, यानी ट्रॉली के साथ साथ चल रहे हैं। सापेक्ष का मतलब समझ रहे हो ना, अभी मैंने कॉपी रख के बताई कि जैसे ये हाथ के ऊपर मैंने पेन रखा तो ये हाथ चल रहा है, उसके साथ साथ पेन भी चल रहा है, लेकिन हाथ चल रहा है उसके साथ साथ पेन भी चल रहा है, लेकिन पेन और हाथ के बीच में सापेक्ष गति नहीं है, यानी ये वो एक दूसरे पे फिसल नहीं रहे हैं। ये सापेक्ष गति का मतलब। हाँ भाई दिलीप कुमार बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, पूरा लिखो तो सही।
हाँ, क्या आया आपका G/5 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग सूडो फोर्स वाला थोड़ा जहन में लाके कर लो कि यार ये ट्रॉली रुकी हुई रहती, सुनिएगा, कि ये ट्रॉली अगर रुकी हुई रहती तो ये नीचे गिरता और यहां पर कोई रोकने वाला था नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो किया है ना, यहां पर नीचे गिराने वाला फोर्स और यहां पर कोई रोकने वाला था नहीं। ठीक है सर, अब अगर ये ट्रॉली के सापेक्ष नहीं गिर रहे हैं तो आप लोगों को मैं लिख दूं कि सॉल्यूशन में हम गए और हमने लिखा विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी ट्रॉली के सापेक्ष आप एफबीडी बनाओ। ट्रॉली के सापेक्ष आप देखोगे तो ये ट्रॉली है, उसको खुद को हमने रोक दिया, इसके ऊपर ये M1 आया, यहां पर आपका M2 आया। क्या क्या फोर्स लगेगा पहले वो फोर्स बता दो। ठीक है, पहले वो फोर्स लगा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लगेगा M2G, यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T। इतनी बातें तो क्लियर है। ठीक है, ये बातें तो हो गई क्लियर। अब दूसरी बात दिमाग में ये आती है कि क्या ट्रॉली के रेस्पेक्ट में यही फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, ट्रॉली ए नोट से जा रही थी, तो दोनों ब्लॉक को हम ट्रॉली के सापेक्ष देखते हैं तो सूडो फोर्स लगाएंगे। तो ए नोट आगे की ओर, ए नोट क्या है? आगे की ओर। जब ए नोट आगे की ओर है तो इस पर पीछे की ओर लग जाएगा M1 ए नोट। अच्छा, इस पर इधर लग जाएगा M2 ए नोट। चलिए, ये ऐसे फोर्स लगेगा तो ये यहां से चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो उसको संभाल लेगा कौन? नॉर्मल रिएक्शन। ये यहां से दीवार से चिपक जाएगा तो उसको कौन संभाल लेगा? इधर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। इसका इधर M1G लग रहा है, ठीक है, उसको कौन संभाल लेगा? इधर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा। इधर रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसको संभाल लेगा और यहां पे ये इसको संभाल लेगा। लेकिन रस्सी के अलोंग अगर मैं बात करूं, रस्सी के अलोंग मैं बात करूं तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर ये दो ब्लॉक है, ये दोनों इस ट्रॉली से देखने पर इक्विलिब्रियम में है, स्थिर है। तो यहां पर खींचने वाला फोर्स कौन है? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। और खींचने वाला फोर्स और रोकने वाला बराबर हो जाए। यहां पर ये ऐसे नीचे खींच रहा है, यहां पर ये ऐसे बचा रहा है, तो ये वाला बल और ये वाला बल बराबर हो जाए, ये वाला बल और ये वाला बल बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो भैया यहां पे खींचने वाला है M2G, उसको आप बराबर कर दो किसके? M1 ए नोट के। तो आपका ए नोट का क्लियर सा आंसर आ जाएगा कि सर ए नोट का अपना आंसर आ जाएगा क्या? M2G अपॉन M1। इस एक्सेलरेशन से जाओगे तो बचे रह जाओगे। यही क्वेश्चन फ्रिक्शन में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। फ्रिक्शन में ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अलग टाइप से होगा। ये बिना फ्रिक्शन का है तो इसका एक आंसर आ गया है, ठीक है। M2 की वैल्यू कितनी है? 1। M1 की कितनी है? तो सीधा आंसर आ गया G/3। क्यों? क्योंकि M2 की वैल्यू है 1, इसकी है 3, तो कितने एक्सेलरेशन से दौड़ाना पड़ेगा? G/3 एक्सेलरेशन से दौड़ाना पड़ेगा। तो क्लियरली देखो, FVD बनाना इंपॉर्टेंट है। M2G नीचे लगा, टेंशन ऊपर, इधर टेंशन इधर, और बैक साइड में क्या लग गया? M1 ए नोट, क्योंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में आपने सूडो फोर्स लगा दिया। M1 ए नोट क्या आ गया आपका? M1 ए नोट। अब क्लियर बोला हुआ है कि ट्रॉली के सापेक्ष स्थिर है, इसका मतलब ट्रॉली के सापेक्ष स्थिर है तो ये दोनों ब्लॉक चलने नहीं चाहिए। तो यहां पर ये नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, यहां पर ये रोकने की कोशिश कर रहा है। तो खींचने वाला फोर्स बराबर रोकने वाला फोर्स कर देंगे तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो नहीं चलेंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो नहीं चलेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा सर, इस पर भी तो सूडो फोर्स लगा, उसको ये नॉर्मल संभाल लेगा, इसके MG को ये नॉर्मल संभाल लेगा। टेंशन इनका आंतरिक मामला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ज्यादा इनके बारे में तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, हमें तो रस्सी के अनुदिश की बात करनी है, तो रस्सी के अनुदिश ऐसा हो जाएगा। देखिए भाई, सारे लोग देखो अच्छे से। तो क्वेश्चन को करने से पहले उसकी सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझनी होती है, ये हमने यहां पे देख लिया है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 10/3 लिख दो, G/3 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जिन लोगों ने G/3 आंसर दिया था वो सही है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ रटना नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है। खींचने वाला फोर्स बराबर रोकने वाला फोर्स कर दो, आंसर तो आना ही आना है। खींचने वाला फोर्स बराबर रोकने वाला फोर्स कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो 10/3 लिखो, या ऑप्शन में ज्यादातर ऐसे कंडीशन में G/3 दिखा हुआ मिलता है ना, ज्यादातर ऐसा हो जाता है। ओके, चलिए, तो अब अगर बात की जाए, एक और क्वेश्चन है सूडो फोर्स से ही रिलेटेड, आपको वो करके थोड़ा सा बताना है। अब सबको करना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है। तो यहां पर ये जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है, ये जो है ना ये वेज वो इधर जा रहा है ए नोट एक्सेलरेशन से। इसको बड़ा ब्लॉक लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। बड़े ब्लॉक के त्वरण का मान क्या हो, वैसा ही है ये, त्वरण का मान क्या हो ताकि छोटा ब्लॉक बड़े के सामने, बड़े के सापेक्ष स्थिर रहे। चलो करो। सेम क्वेश्चन है कि भाई इसको, ये जो बड़े वाला जा रहा है उसका ए नोट का एक्सेलरेशन क्या हो ताकि छोटे वाला ब्लॉक बड़े वाले के रेस्पेक्ट में स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताइए। M1 M2 से बड़ा है तो अच्छा, M1 तुम 100 कुंटल का रख दो, यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये नहीं चल रहा तो M1 को कितना ही बड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो चलेगा ही चलेगा ना भाई। कोई रोकने वाला है क्या? इसका मास थोड़ी रोक सकता है। पहले दिन ही बताया था, यहां पे कोई रोकने वाला फोर्स थोड़ी है। अगर सूडो फोर्स नहीं लगा रहे होते तो इधर M2G लगता, पीछे रोकने वाला कौन है? mg तो लंबवत लग रहा है यहां पे। तो मास चाहे बड़ा कर दो, कितना ही बड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा यहां पे? ऐसी बातें नहीं करनी है, देखो पहले दिन ही बताया था। चलिए, तो बड़े ब्लॉक के त्वरण का मान क्या हो ताकि छोटा ब्लॉक बड़े के सापेक्ष स्थिर रहे, यानी ये स्थिर किसके बराबर रह रहा है। और इसको है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको दो दो इक्वेशंस बनानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, आप लोग आराम से बनाएं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कुछ लोगों को डायरेक्ट आंसर भी याद है इसका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई डायरेक्ट याद रखे। आप सोच के 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, जी टेन थीटा और जी साइन थीटा, 2 आंसर यहां पे आ चुके हैं। चलिए ठीक है, आप पहले सोचिए कि ये ब्लॉक को नीचे खींचने वाला कौन होगा और फिर बचाने वाला कौन होगा। ये बातें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो आप आराम से इसको बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुक्का नहीं मारना, थोड़ा सोच लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा की फॉर्म में आएगा, जी टेन थीटा, जी साइन थीटा, जी अपॉन साइन थीटा, जी अपॉन टेन थीटा, जी कोस थीटा, इस टाइप का कुछ। तो वही बड़े ब्लॉक के सापेक्ष हम किसी के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना। और जिसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन है, ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े ब्लॉक के सापेक्ष हम बात करें तो हमने ऐसे बना दिया कि ये एक दीवार है, इस पर ये वाला जो है स्मॉल m ये रखा हुआ है। पहले जो फोर्सेज आप जानते हो उनके बारे में बताओ। तो सर मैं जानता हूं कि इधर मेरा लगेगा mg साइन थीटा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये थीटा है तो इधर mg साइन थीटा लगता है और इधर लगता है mg कोस थीटा। ये 2 फोर्सेस तो हम बचपन से जानते हैं, mg साइन थीटा और mg कोस थीटा। और सर ये जो दीवार है वो लगाएगी इधर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो सर बड़े वाला जो ब्लॉक है वो आगे की ओर जा रहा है ए नोट एक्सेलरेशन से। किससे? ए नोट एक्सेलरेशन से। बड़े वाला ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है ए नोट त्वरण से, तो छोटे वाले ब्लॉक पर वो पीछे की ओर सूडो फोर्स लगाएगा, छदम बल लगाएगा। क्या लगेगा? m इंटू ए नोट। क्या लगेगा? m इंटू ए नोट। अब ये तीनों फोर्सेस जो है वो कैसे हैं? ये जो इंक्लाइंड प्लेन आपने ले रखा है, सुनिएगा ध्यान से, ये नततल आपने ले रखा है, या तो उस नततल के समांतर यानी अनुदिश है या उसके लंबवत है, या तो उसके अनुदिश है या उसके लंबवत है। तो इस एम ए नोट के भी 2 घटक कर देंगे, इस एम ए नोट के भी 2 घटक कर देंगे ताकि सारे लंबवत और अनुदिश वाले आ जाएं, यानी एक्स एक्स और वाई वाई दिशा में आ जाए। तो इसका मैंने कोण दे लिया थीटा, थीटा कोण दे लिया। तो जो थीटा होता है कोण वो तो हो जाता है कोस थीटा। तो ये तो हो गया आपका एम ए नोट कोस थीटा। क्या हो गया बच्चों? एम ए नोट कोस थीटा। और इसका इस तरफ घटक क्या लगा? एम ए नोट साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एम ए नोट साइन थीटा। ये एम ए नोट कोस थीटा और ये एम ए नोट साइन थीटा।
अब आप लोग इस ब्लॉक पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको ध्यान से देखो। नीचे लगने वाला ऊपर लगने वाला बराबर कर दोगे, क्यों? क्योंकि रेस्ट में है, साम्य अवस्था में है। इधर लगने वाला इसके बराबर कर दोगे, तो पहला नॉर्मल रिएक्शन तो आपका किसके बराबर आ जाएगा? एम ए नोट साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। हालांकि इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि ये तो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये इधर लगने वाला है, इधर दोनों के बराबर हो गया, और इधर नीचे की ओर लगने वाला ऊपर वाले के बराबर करो। तो नीचे की ओर क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा, और ऊपर क्या लग रहा है? एम ए नोट कोस थीटा। तो बाल को एम से एम हमने काट दिया भाई, एम से एम काट दिया। तो ए नोट जो है वो क्या आएगा? ये कोस थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा, और साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ए नोट जो होता है वो आपका जी टेन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? जी टेन थीटा। ये काफी बच्चे याद रखते हैं, आप भी डायरेक्टली याद रख सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये अपना हो गया जी टेन थीटा। अगर ये वाला ब्लॉक, बड़े वाला ब्लॉक, अगर बड़े वाला ब्लॉक जो है वो इस त्वरण से चले, किससे? जी टेन थीटा से चले, तो ये जो ब्लॉक है ये उसके ऊपर नहीं फिसलेगा। ये वाला जो ब्लॉक है वो उसके ऊपर नहीं फिसलेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। अगर त्वरण इससे कम है तो वो ब्लॉक नीचे आएगा, और त्वरण इससे ज्यादा है तो वो ब्लॉक ऊपर की ओर उड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना? ये उसका ऊपर की ओर जाने की टेंडेंसी होगी। ये वाली सारी जो सिचुएशंस है हम फ्रिक्शन के साथ देखने वाले हैं। फ्रिक्शन में और कुछ नहीं है, यही क्वेश्चंस है, बस फ्रिक्शन का एप्लीकेशन आ जाता है वहां पे, तो हम लोग वहां पे बात करने वाले हैं। तो किया क्या आगे कि सर नीचे जो mg sin थीटा लगना था उसको सूडो फोर्स के एक कंपोनेंट यानी घटक से बैलेंस कर दिया। सूडो फोर्स इधर था एम ए नोट, तो उसका कंपोनेंट आ गया ऊपर एम ए नोट कोस थीटा। तो ये ऊपर की ओर लगने वाला बराबर नीचे की ओर लगने वाला कर दिया, तो जिससे अपना नेट फोर्स यहां पर 0 आ गया। ठीक है ना? ओके, चलिए चलिए बताइए जल्दी से। ये फ्रीली ड्रॉप हो तो जी कोट थीटा, नहीं ये फ्रीली ड्रॉप क्यों होगा? मैं समझा नहीं इस चीज को, क्या बोलना चाह रहे हो, है ना? ए इज इक्वल टू माइनस जी कोट थीटा। हाँ, क्या हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो डिपेंड करता है, फ्रिक्शन की बात फ्रिक्शन के साथ बताएंगे कि क्या लगता है, वो अलग चीजें हैं, है ना? ओके, आ जाइए। एक और आसान सा इसी का एप्लीकेशन है, वो कर दीजिए। एफ का यहां पे एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ। स्मॉल एम का मान आपको दे रखा है 2 kg, कैपिटल एम का मान आपको दे रखा है 4 kg, थीटा आपको दे रखा है 37। पूछा गया है लगाए गए बल एफ का मान क्या हो ताकि दोनों ब्लॉक के मध्य, लैंग्वेज वाले हैं थोड़ा देख लेना, मध्य सापेक्ष
गति ना हो। ठीक है, ये दो ब्लॉक है 2 kg और 4 kg का, थीटा है 37 और आपको बोला गया है कि यहां पर ऐसे एक बल लगाया गया है, तो दोनों ब्लॉकों के मध्य सापेक्ष गति नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, ये बल का मान जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ओके, कि बल का जो मान है वो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, अरे भाई एमए के कंपोनेंट नहीं लेंगे तो बैलेंस कैसे करोगे इसको? देखो ये आप लोगों ने ये एक लाइन मानी, इसको आप x मान लो और इसको y मान लो। क्यों? जब भी नत्तल वाले क्वेश्चन करोगे ना, जब आप नत्तल वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा आपका, नत्तल वाले क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि जो नत्तल है उसको x दिशा मान लो और नत्तल के लंबवत y दिशा मान लो। नत्तल को x दिशा मान लो और लंबवत क्या मान लो, y दिशा मान लो। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, जितने भी बल हैं उनके घटक नत्तल के लंबवत और नत्तल के अनुदिश ले लोगे। तो ये नत्तल के अनुदिश है, ये दोनों लंबवत है। तो एमए नोट के भी दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला कोस थीटा और ये वाला साइन थीटा, ताकि आप नत्तल के अनुदिश और नत्तल के लंबवत चलते रहे, एक्स या वाई दिशा में चलते रहे। ठीक है ना, ये वाली बात यहां पर आती है। ओके, हाँ, ये इतना जो एग्जाम जो मैं इधर दे रहा हूं ना क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा भाई, है ना। ये जो मैं दे रहा हूं वो तो आएगा ही आएगा, इधर जो बना रहा हूं वो अपने को बनाना पड़ेगा। चलिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब की बार मैंने शब्द को पलट के बोल दिया। मैंने क्या बोला यहां पर कि लगाए गए बल F का मान क्या हो ताकि दोनों ब्लॉकों के मध्य सापेक्ष गति ना हो। दो जो ब्लॉक है आपके, इनके मध्य आपका सापेक्ष गति नहीं हो। सापेक्ष गति का मतलब ये एक दूसरे के अधीन नहीं चल रहे हो, एक दूसरे के सापेक्ष नहीं चल रहे हो, दोनों चल रहे हो तो साथ में चल रहे हो, चल रहे हो तो साथ में चल रहे हो। तो क्लियर सी बात है सर, इसके लिए हमने अभी अभी क्या किया था, इनका त्वरण निकाला था कि अगर ऐसा हमें करना है तो इन दोनों को साथ में, ऐसा अगर हमें करना है तो इन दोनों को साथ में, यानी पोटली बना दो, इधर फोर्स लगा रहे हो और इन दोनों को साथ में इधर जाना चाहिए एक्सेलरेशन a नोट, जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, g tan थीटा से। अगर ये दोनों इधर साथ में जाएंगे एक्सेलरेशन g tan थीटा से, किससे जाएंगे, g tan थीटा से जाएंगे, तो आपको यहां पर लगने वाले फोर्स का मान सीधा ही आ जाएगा। क्यों? F बराबर ma कर दो बेटा, F बराबर ma। तो F बराबर टोटल मास, साथ में चल रहे हैं तो टोटल द्रव्यमान ले लो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन क्या ले लो, a नोट। कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन क्या ले लो बेटा, a नोट। अगर इतना फोर्स आप यहां पे लगा रहे हो, आप फोर्स पूरे सिस्टम पर लगा रहे हो, तो पूरा सिस्टम साथ में चलेगा। अच्छा, लेकिन साथ में चलने की तो एक ही शर्त है, क्या? साथ में केवल तभी चलेंगे जब त्वरण क्षैतिज दिशा में g tan थीटा हो, उसके अलावा वो साथ में चल नहीं सकते। तो इसने बोला साथ में चलाना है तो आपको इस पूरे सिस्टम का त्वरण क्या करना पड़ेगा, g tan थीटा। तो बल क्या हो गया, टोटल द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो बल टोटल द्रव्यमान कैपिटल M प्लस स्मॉल m क्या आ गया, 2 और 4 6, g की जगह g, tan कितना है, tan 37 है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा बेटा। तो F बराबर 6 tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, जो कट रहा है काट दो, $45 न्यूटन आ रहा है शायद, है ना, क्या आ रहा है, 45 न्यूटन, यही बोला, बिल्कुल 45 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी साथ में चलने के लिए, 45 न्यूटन के, ठीक है ना, न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा सर, ये कहां से आया या इसमें घटक क्यों नहीं लिए? तो सीधी सी बात है, ये तो अपने को आंसर याद था ना, हम लोग पिछली कंडीशंस को यहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। पीछे हमने सीख लिया कि अगर इनको साथ में चलना है, अगर इनके बीच में सापेक्ष गति नहीं हो, अगर ये एक दूसरे पर नहीं फिसले, तो जरूरी है कि अगर साथ में चलेंगे तो केवल इसी त्वरण से चलेंगे, किससे, g tan थीटा से। तो ये हमें पहले से पता था, तो मैं बोल रहा हूं अगर पहले से पता था तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा करेंगे कि भैया साथ में चलाना है तो सर एक ही त्वरण है जिससे वो साथ में चल सकते हैं, किसी और त्वरण से ये साथ में नहीं चल सकते। तो आपको टोटल द्रव्यमान पता है, साथ में चलने का त्वरण पता है, तो बल पूछा है, तो बल बराबर क्या होता है बेटा, टोटल द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो टोटल द्रव्यमान गुणा में त्वरण कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, 45 न्यूटन आ गया है। हाँ भाई, बस ऐसे ही आसानी से आप लोग कर सकते हो, सिंपल सी कहानी है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 45 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है।
उपरोक्त प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न में बड़े ब्लॉक द्वारा छोटे पर लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। अब आपको बताना है अभिलंब प्रतिक्रिया बल की, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही कर सकते हैं हर्षिता, वो करेंगे भाई, एक दूसरे के सापेक्ष चलाने वाले भी करेंगे, वो कांस्टेंट मोशन में पड़ेंगे जब एक दूसरे के सापेक्ष चला रहे थे। अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है तो इस टाइप की चीजें आपके सामने आती है कि भाई ये उपरोक्त प्रश्न में यानी साथ में चलेंगे। अच्छा साथ में चलेंगे तो जो छोटे वाला बड़े वाला है वो छोटे वाले पर क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, ये बात आपको बतानी है। ये कहानी जो है वो आपको पूरी बतानी है, तो बता दीजिए भाई क्या कहानी है। 12 न्यूटन 25 न्यूटन, दो आंसर आ चुके हैं अपने पास, 12 न्यूटन और 25 न्यूटन, बहुत सही जा रहे हो। 12 न्यूटन और 25 न्यूटन। mg कोस थीटा आएगा, अच्छा mg अपॉन कोस थीटा आएगा, अच्छा ठीक है। चलिए देखिए पिछला क्वेश्चन हमने किया था, मैं यहां से डायरेक्ट कर सकता हूं, आपको ये याद नहीं हो इतना बड़ा और मैं नहीं चाहता कि आप सारी चीजें याद रखो। तो एक तो ये है ही अभिलंब प्रतिक्रिया बल का ये आंसर था ही ma नोट साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा, ma नोट साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा। लेकिन मैं ये बोलूं कि नहीं आप इतना बड़ा याद मत रखो यार, ये क्या करना है अपने को इतना बड़ा, तो हम लोग क्या सोचेंगे एक सिंपल तरीके से जाएंगे कि यार इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का क्या मतलब है। तो इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो ब्लॉक है इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, आप जनरल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर लो, इस पर टोटल कितने बल लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि इस पर सर एक mg लग रहा है, घटक करो तो कर लो वरना नहीं करते, मैं एक बार तीनों बल दिखा रहा हूं। ओके एक सर ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ठीक है। अच्छा क्या जमीन के सापेक्ष ग्राउंड के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के सापेक्ष इस पर कोई और बल लग रहा है क्या, देखो क्या इस छोटे वाले ब्लॉक पर ग्राउंड के सापेक्ष कोई और बल लग रहा है क्या। अगर आपको याद नहीं है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10 सेकंड में अपन कर लेंगे, ठीक है। तो सर ग्राउंड के सापेक्ष तो और कोई बल नहीं लग रहा मुझे, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक ये mg लग रहा है, ठीक है। अच्छा तो ग्राउंड के सापेक्ष क्या ये ब्लॉक रेस्ट पर है, नहीं सर दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं। अच्छा किस त्वरण से आगे जा रहे हैं भाई, एक साथ आगे जा रहे हैं, तो इनका त्वरण क्या है एक साथ आगे जाने का, तो सर इनका एक साथ आगे जाने का जो त्वरण है वो इस तरफ है, कितना है a नोट है। अच्छा और उस a नोट का मान कितना है g tan थीटा, g tan थीटा। यानी ये जो ब्लॉक है उसको जमीन से देखेंगे तो इस ब्लॉक पर दो बल लग रहे हैं, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल और एक mg। अच्छा एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल और एक mg, ठीक है। और ये आगे की ओर जा रहा है जी tan थीटा से, नीचे गिर रहा है क्या, नहीं ये आगे की ओर जा रहा है, सुनना ये आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब कहानी ये हो गई कि अब घटक लेने आप खुद को सीखने पड़ेंगे, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि घटक हमेशा ऐसे लो नत्तल के लंबवत और नत्तल के अनुदिश। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए जब त्वरण इस दिशा में है, त्वरण इस दिशा में है तो हमें घटक भी इस दिशा में लेने चाहिए। तो सर त्वरण वाली दिशा को मैं x मान लूं तो मान लो, तो ये एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा y हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर x और y के अनुदिश घटक लेना ये जरूरी होती है चीजें, कि आप घटक कैसे लेते हो वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और उसी से सीखना होता है, ठीक है। ठीक है तो यहां पर अगर बात करें कि भाई जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये x है और ये y है,
ओके, अब आपको इधर त्वरण लेके जाना है, इधर त्वरण लेके जाना है, तो इस पर लगने वाले बलों को इस प्रकार से रखिए कि एक त्वरण बल जो है वो इसके अनुदिश और इसके लंबवत आ जाए। सुनिएगा, तो भाई मैंने क्या किया कि सर ये वाला कोण थीटा था, बिल्कुल समांतर की बात से ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप लोग देखोगे कि ये वाला थीटा है तो समांतर की कहानी से यहां पर ये वाला भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, और ये वाला थीटा हो जाता है, तो आप लोगों के पास क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो कहने का मतलब ये आ गया कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसके दो घटक हो गए, एक ऊपर की ओर हो गया n cos थीटा और ये इधर की ओर हो गया n sin थीटा। एक n cos थीटा हो गया और एक n sin थीटा हो गया। घटक ऐसे करो, तो सुनिएगा मैंने घटक कैसे लिए। घटक डायरेक्टली आप देखो कि भाई इसको लेके इस तरफ जाना है जी tan थीटा से। कहां से पता चला, पूरा क्वेश्चन समझ लो, कहां से पता चला कि दोनों साथ में जा रहे हैं। अच्छा, साथ में जा रहे हैं तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, क्या नीचे गिर रहे हैं क्या? नहीं सर, बड़े वाला तो नीचे जा नहीं सकता जमीन चीर के, और साथ में जा रहे हैं तो मतलब छोटे वाला भी नीचे नहीं जाएगा। दैट्स ओके। अच्छा, तो जा कौन सी तरफ रहे हैं, एक्स दिशा में। त्वरण क्या है साथ में जाने के लिए, जी tan थीटा। तो ठीक है, मैंने पहले बोला कि इस पे बल बताओ, तो सर एक तो mg लगेगा, अच्छा एक आपका mg लगेगा और एक इधर क्या लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के दो घटक कर दिए, n sin थीटा और n cos थीटा। अब मैंने कहा फिर से देखो और फिर से मुझे देखकर बताओ कि ये जो ब्लॉक है आपको कैसे जाता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो ब्लॉक है मुझे ऐसे 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 जाता हुआ दिख रहा है। क्या नीचे गिरता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, ये केवल ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में ये नहीं चल रहा। दैट मीन्स कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले के बराबर है। तो n cos थीटा जो है वो मेरा बराबर है किसके, mg के। n cos थीटा जो है वो मेरा बराबर है किसके, mg के। तो n बराबर आप डायरेक्टली लिख दोगे क्या, mg अपॉन कोस थीटा। क्या लिख दोगे, mg अपॉन कोस थीटा। अच्छा सर, अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें तो क्या बोलोगे कि x दिशा में केवल एक बल लग रहा है। बिल्कुल, तो ये तो हो गया आपका y डायरेक्शन का खेल। आपका सीधा आंसर आ गया mg अपॉन कोस थीटा। क्या आ गया, mg अपॉन कोस थीटा। कुछ और आंसर में भी मिल सकता है। अच्छा, x डायरेक्शन से करें तो क्या आएगा, तो सर x डायरेक्शन पे इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो क्या x डायरेक्शन में ये सामने में नहीं, x में तो चल रहा है सर ऐसे ऐसे, तो F बराबर ma लगा दो। तो x डायरेक्शन में F बराबर ma लगाओगे तो ये n sin थीटा बराबर मास इंटू एक्सलरेशन क्या है, g tan थीटा। और बेटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कट हो जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन वहां से भी क्या आ जाएगा, mg अपॉन cos थीटा। क्या आ जाएगा, mg अपॉन cos थीटा। ये बेसिक कहानियां हैं, ये बेसिक बातें हैं, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अब याद रख लो, चाहे बहुत सारे बच्चे ने लिखते ही लिख दिया था mg अपॉन cos थीटा, तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखने से पहले जो सारी बातें हैं ना वो क्लियर होनी चाहिए कि कब याद रखना है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हो रही है, और प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना है। तो ये जो ब्लॉक है वो बेसिकली अपना ऐसे ऐसे चल रहा है, नीचे नहीं गिर रहा। कहां से देखने पर, कहां से देखने से, जमीन से देखने पर। अच्छा, बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखें तो ये ऐसे पड़ा है, कहीं नहीं जा रहा, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन जमीन से देखने पर ये ऐसे जा रहा है, यानी x दिशा में जा रहा है। x दिशा में इसका त्वरण क्या है, तो सर x दिशा में इसका त्वरण है g tan थीटा। क्या है, g tan थीटा। तो ठीक है, इसके जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको x और y दिशा में तोड़ लो। तो x y दिशा में mg लग रहा था, एक नॉर्मल रिएक्शन है, उसके दो घटक कर दिए, ये वाला और ये वाला। तो सर ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा, ये y दिशा से किया, और इधर जो जा रहा है वो ma के बराबर होगा, ये भी किया। दोनों तरफ से सेम आंसर आया, mg अपॉन cos थीटा। क्या आया, mg अपॉन cos थीटा। तो अब आप लोग याद रख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन सीधा आ जाएगा आपका क्या, mg अपॉन cos थीटा। चलिए ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg कितना है, छोटे वाला ब्लॉक कितने का था, 2 का, g की जगह 10, cos थीटा कितना होता है 37 दे रखा है, तो 4/5। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 25 न्यूटन। तो बिल्कुल सही बात दी थी, बालकों ने पहले ही लिख दिया था 25 न्यूटन। तो ये सोल्व करने पर ये आ जाएगा, लेकिन आप mg अपॉन cos थीटा याद रख लो, ठीक है ना। ओके, कर ले भाई धर्मेंद्र, आएगा आंसर, नहीं आए तो मुझे बताना। अगर यहां पे वैल्यू पुट करके करोगे तो आएगा आंसर, यहां पे भी पुट करोगे तो ma नोट साइन थीटा, a नोट की जगह g cos थीटा डालेंगे, g tan थीटा डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो mg प्लस m सीधा आ रहा है mg अपॉन cos थीटा, यहाँ से सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आ रहा है mg अपॉन cos थीटा। यहाँ से भी यही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। लेकिन ये याद क्यों रखना, याद रखो तो ये रखो ना भाई, mg अपॉन cos थीटा, है ना।
अगर मैं वहां से बोलूं तो वहां पर मेरा नॉर्मल रिएक्शन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, MA0 साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। वहां पर नॉर्मल रिएक्शन यही आया था, देख लीजिए यहां पे MA0 साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। MA0 की वैल्यू रखो, MA0 की वैल्यू रख दो g tan थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, ये साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। इसको भी सोल्व कर लेना चाहे वही आएगा, mg कॉमन ले लिया, ये साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस में वहां पर क्या है cos थीटा। तो इसको सोल्व करते हो तो वही तो आता है, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, केवल cos थीटा बच जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg अपॉन cos थीटा। तो ये दो कहानियां हैं, याद रख लोगे, ये दो बातें हैं, याद रख लोगे ना लाला। क्या क्या बातें हैं, बात नंबर 1 क्या बात है कि बात नंबर 1 ये है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है वो क्या लगता है, mg अपॉन cos थीटा। और किस एक्सलरेशन से चलना होता है, तो सर वो एक्सलरेशन a0 बराबर g tan थीटा से चलेगा। तो कोई टेंशन नहीं है, ये दो चीजें याद रह जाएगी ना, कोई टेंशन नहीं है ना। सीधा सा कि अगर वो एक्सलरेशन g tan थीटा से चल रहा है, सिस्टम एक्सलरेशन g tan थीटा से चल रहा है, तो उनको कतई दिक्कत नहीं है, वो दोनों साथ में चलेंगे। अच्छा, उस कंडीशन में वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे छोटे वाले का mg बाय cos थीटा, बड़े वाले पर निर्भर नहीं करेंगे, बड़े वाले ब्लॉक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, केवल क्या आएगा mg अपॉन cos थीटा आएगा। हा ना बोलिए भैया, जल्दी से जल्दी से बोलिए। हां चलिए, बहुत अच्छा बात। अब बेटा एक और क्वेश्चन करना, सिंपल सा। ये इधर जा रहा है किसी त्वरण a0 से, या मैं सीधा लिख दूं, ये ट्रॉली रेस्ट में स्थिर है शुरुआत में, इसमें एक सरल लोलक को ऐसे लटकाया गया है, जिसका ये द्रव्यमान m है, लंबाई l है, सरल लोलक है ये। आप जानते ही हो सरल लोलक के बारे में, नहीं जानते तो बस इतना सा बता दूं, एक बड़ा सा पत्थर एक छोटे से धागे से, मतलब द्रव्यमानहीन धागे से बांध के लटकाया गया है, ठीक है ना, बड़ा सा पत्थर द्रव्यमानहीन धागे से बांध के लटकाया गया है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि जब सीधा लटकाया गया है तो ऐसे लटकाया हुआ है, अब आपसे पूछा है जब ट्रॉली, करना है सबको है ना, जब ट्रॉली a0 क्षैतिज त्वरण से चलने लगे तब रस्सी द्वारा, तब साम्य अवस्था में रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया कोण वह रस्सी में तनाव ज्ञात करो। रस्सी में तनाव ज्ञात करो। चलिए बताइए भाई बच्चों, एक ट्रॉली है, उससे एक सरल लोलक लटकाया गया है, सीधा लटक रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि जैसे ये सीधा लटक रहा है तो ठीक है, ऐसे लटका हुआ होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्षैतिज लेके दौड़ूं ऐसे, तो ये देखो सीधा ही दिख रहा है ना, अगर मैं इसको क्षैतिज लेके दौड़ूं तो ये थोड़ा सा क्या जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो जब वापस से ये साम्य अवस्था गेन करेगा, ठीक है ना, साम्य अवस्था जो है वो किसके सापेक्ष है, ट्रॉली के सापेक्ष है ना। साम्य अवस्था क्या है, ट्रॉली के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष तो वो चल रहा है ना, वो भी त्वरण से, तो साम्य अवस्था जो है वो किसके सापेक्ष है, मैं क्लियर लिख देता हूं, साम्य अवस्था जो है वो ट्रॉली के सापेक्ष है।
यानी ट्रॉली के सापेक्ष वो कहीं नहीं जा रहा, ट्रॉली के सापेक्ष वो हवा में झूल भी नहीं रहा है, ट्रॉली के सापेक्ष वो ना हवा में झूल रहा है ना कहीं और जा रहा है, ट्रॉली के सापेक्ष वो वहीं है। ये साम्य अवस्था दे दी ट्रॉली के सापेक्ष। तो भैया जब ट्रॉली के सापेक्ष वापस से ये साम्य अवस्था में आएगा तब इस ब्लॉक का ये जो रस्सियां है वो कितना कोण बनाएगी, वो कोण का आंसर आपको ऑलरेडी आता है बेटा, ठीक है ना। और कितना तनाव होगा ये बातें यहां पे करनी है। तो क्लियर सी बात है, जब पहले था तो ऐसे लटक रहा था क्योंकि रेस्ट पे था, जब ये चलने लग गया तो ये ऐसे पीछे की ओर गया, पीछे की ओर गया, ऐसे टक करके पीछे की ओर गया, ऐसे यहां से पास में से होता हुआ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ठीक है भैया पीछे की ओर जा रहा है, जाने दो, ये ऐसे पीछे की ओर जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये जी टेन थीटा, मतलब कि ये पीछे की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स लग रहा है, रियल में नहीं लगता है, मैं मैथमेटिकली समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि हम बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्या? विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम में है, ट्रॉली के सापेक्ष वो साम्य में है। तो ठीक है भाई, ट्रॉली के सापेक्ष साम्य में है तो इस पर इसका एफबीडी बनाओ ट्रॉली के सापेक्ष। तो सर ट्रॉली के सापेक्ष वो ऐसे की बजाय किसी कोण थीटा पे ऐसे लटकेगा, प्रैक्टिकली तो पता चल रहा है ना, पीछे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे किसी कोण थीटा पे लटकेगा। ओके, अब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो बता दो। तो सर एक तो mg लगेगा, इधर लग गया, एक तनाव लगेगा इधर रस्सी का लग गया, और सर ट्रॉली आगे की ओर जा रही है ए नोट त्वरण से, ट्रॉली आगे की ओर जा रही है ए नोट त्वरण से, तो इस पर पीछे की ओर लगेगा सूडो फोर्स छदम बल एम ए नोट। चलिए अब सर इस पर दो बल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे और ऐसे, और एक तनाव लग रहा है टी। तो किसके कंपोनेंट करना इजी रहेगा? इन दो के घटक करके मैं तनाव की दिशा और लंबवत में लेके आऊं, इससे अच्छा है अकेले तनाव के घटक कर लो। तो ठीक है कर लेते हैं, तनाव का यहां थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये टी कोस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बात वही आ गई ना बेटा जी कि अगर हम बात करें ट्रॉली के सापेक्ष तो ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, तो टी कोस थीटा जो है वो तो आपका mg के बराबर आ गया। यानी अगर मैं यहां से t बोलूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से t बोलूं तो क्या आएगा, mg अपॉन कोस थीटा। तो कुछ जाना पहचाना आंसर आ रहा है, कुछ अलग बात है या जाना पहचाना आंसर आ रहा है? अरे वही बात है ना, कुछ अलग थोड़े ही है इसमें, वही तो बात है। अभी क्या निकाल रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे थे, अब उसकी जगह क्या आ गया, टेंशन आ गया। अभी नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे थे, क्या आ रहा था, mg अपॉन कोस थीटा, उसकी जगह टेंशन आ गया, क्या, mg अपॉन कोस थीटा। चलिए अच्छा, तो t कोस थीटा तो mg के बराबर हो गया, और इधर t साइन थीटा किसके बराबर होगा, ma नोट के। तो चलिए मैं आगे ले जाता हूं आप लोगों को, फिर से देखते हैं कि सर ऊपर की ओर लग रहा है t कोस थीटा, बिल्कुल सही बात है, रस्सी कुछ ऐसे हो रखी है। इधर लग रहा है t साइन थीटा, इधर लग रहा है mg, और इधर लग रहा है एम ए नोट। तो वही आंसर आएगा भैया, कोई टेंशन नहीं है, सेम आंसर आएगा। कैसे? ऊपर लग, इधर आगे की ओर लगने वाला बराबर पीछे की ओर लगने वाला, यानी टी साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा, एम ए नोट के। अच्छा, ऊपर की ओर लगने वाला बराबर नीचे की ओर लगने वाला, टी कोस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो टी से टी कट हो गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा। तो आंसर तो वही आया ना लाडलो, टेन थीटा बराबर ए नोट अपॉन जी, टेन थीटा बराबर ए नोट अपॉन जी, टेन थीटा बराबर ए नोट अपॉन जी आ गया। तो बात तो वही है ना, अगर ए नोट निकालना होता तो जी टेन थीटा कर देते, ए नोट निकालना होता तो क्या कर देते, जी टेन थीटा कर देते। यहां पर टेन थीटा बराबर ए नोट अपॉन जी, तो कोई अलग बात नहीं है भाई। पहले क्या हुआ कि इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक लुढ़क रहा था, अब एक चलती हुई ट्रॉली में ये क्या हो गया कि सर एक चलती हुई ट्रॉली में अपने पास ये आ गया कि एक चलती हुई ट्रॉली में एक सरल लोलक जो है वो लटकाया गया है। तो थीटा कितना बनाएगा, पहले थीटा दिया हुआ था त्वरण पूछा जाता था, अब त्वरण दिया हुआ है थीटा पूछा जा रहा है, तो आंसर तो वही आएगा ना भाई, आंसर तो वही आएगा ना, क्या, ए नोट बराबर जी टेन थीटा। अच्छा ओके, और यहां पर टेंशन कितना आएगा, mg अपॉन कोस थीटा। सो सर थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है, टेंशन कैसे निकालेंगे, यहां से थीटा निकाल लेंगे पहले बेटा, यहां से थीटा निकाल के यहां पुट कर देंगे तो टेंशन का यही आ जाएगा। कुछ अलग आंसर आपको याद नहीं करना है, सिंपल तरीके से सोचना है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूं वो आपको इसलिए करवा रहा हूं
ताकि आपको घटक लेना समझ में आए कि कौन से टाइम पर मैं ऐसे घटक लूं, कौन से टाइम पर मैं ऐसे घटक लूं। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, यही डिस्कस करनी है यहां पे। घटक लेना इंपॉर्टेंट है पूरे एनएलएम में। अगर आप सही से घटक ले लेते हो तो आंसर जल्दी सोल्व हो जाता है। अगर आप घटक सही दिशा में नहीं लेते तो आंसर सोल्व तो हो जाता है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को देखकर, और इसी के लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हाँ ना बोलिए भैया, क्लियर है मामला या कोई दिक्कत है? हाँ ना बोलिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसी ट्रॉली को मैं जमीन के बजाय, इसी ट्रॉली को मैं जमीन के बजाय आपका छोड़ दूं किसी इंक्लाइन प्लेन में फ्री फॉल करते हुए। इसी ट्रॉली को मैं जमीन की बजाय किसी इंक्लाइन प्लेन में छोड़ दूं तो ये कितना थीटा बनाएगा, कैसी बातें होती है, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो यही ट्रॉली वाला क्वेश्चन है। एक बार आप लोग देखिए कि सर यही ट्रॉली है, ये कोई एंगल है थीटा, ये ट्रॉली यहां से मुक्त रूप से गिर रही है। क्या मुक्त रूप से? मुक्त रूप से चलेगी तो आपको सबको पता है बेटा कि मुक्त रूप से अगर चलेगी तो किस त्वरण से आएगी, तो जी साइन थीटा से आएगी। ठीक है ना। और इसके अंदर एक ऐसे सरल लोलक लटक रहा है, वो इस ट्रॉली के इसके सापेक्ष फाई कोण बना रहा है। क्या? फाई कोण बना रहा है। क्या? फाई कोण बना रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब ट्रॉली मुक्त रूप से नीचे आ रही है उस समय जब सरल लोलक ट्रॉली के सापेक्ष साम्य में होगा, तो कोण फाई का मान ज्ञात करो। ये कहानी आया भैया, ये वाला कोण आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि काफी बार जो है वो बच्चे इस चीज का भी डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। ये काफी जगह आपने देखा होगा। और ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जब ये मुक्त रूप से ट्रॉली ऐसे चलते हुए नीचे आएगी तो ये कोण फाई का मान कितना होगा, इस कोण फाई का जो मान है वो कितना होने वाला है, ये आप लोगों को यहां पे सोचना है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप लोग आंसर कर सकते हो। तो थोड़ा सोचिए। मुझे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचिए और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि फाई का मान कितना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि सर जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग tan फाई यानी ये जो फाई का मान है वो कैसे निकाल सकते हैं। और कुछ वाली बात यहां पर नहीं है, है ना। और कोई बात नहीं है, हम लोगों को सीधा फाई का मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन में जो है वो कितना कोण आया था, पिछले क्वेश्चन में tan थीटा बराबर a नोट अपॉन जी आया था। क्या आया था? tan थीटा बराबर a नोट अपॉन जी आया था, कि जिससे ये जा रहा है वो वाला, और g यानी इस रस्सी का इधर जो लग रहा है ना। तो हम लोग वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बेटा। तो बताइए एक बार सारे लोग सोचिए कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि यार इसका ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनेगा, किससे? ऊर्ध्वाधर से। ठीक है ना। और यहां पे इस लाइन से, तो आप लोग जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा
कि यार इसका सॉल्यूशन, फिर फाइनली आंसर आपको डायरेक्टली समझना है। ठीक है, फिर मैं आंसर से वापस क्वेश्चन में आऊंगा। मैं इसको दोनों तरीकों से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई बात यह है कि अगर ये ब्लॉक चल रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो इसको इधर लेके आने का एक ही त्वरण है जी साइन थीटा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर ये अकेला नीचे आ रहा है तो इस पर अकेले पर एक ही फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, और उसकी वजह से वो नीचे आएगा जी साइन थीटा से। ठीक है, ये जो रस्सियां यहां पर आपके पास है, मान लो कि इसने कोण बनाया यहां पे फाई, तो ये जो है वो क्या लगेगा, तो सर इसके घटक कर दो। इसके घटक किया तो इसका एक घटक आपका इधर एम जी कोस थीटा होता है, एक घटक इधर हो गया एम जी साइन थीटा, बिल्कुल हो गया। अच्छा, और सर ये टेंशन है, टेंशन के दो घटक कर दो, ये टी कोस फाई होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो है वो क्या होगा, टी साइन फाई होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इसके अलावा सर, इसके अलावा इसकी वजह से सूडो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से सूडो फोर्स लगेगा, और ये जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है तो इसकी वजह से सूडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा एम जी साइन थीटा। अब ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स कर दो, और दाएं लगने वाला बराबर बाएं लगने वाला कर दो। बहुत शानदार आंसर आने वाला है, और वो भी आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना है। तो सर ऊपर लग रहा है टी कोस फाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। वो किसके बराबर होगा, एम जी कोस थीटा के। इक्वेशन नंबर 1, दाएं लगने वाला बराबर बाएं लगने वाला, यानी टी साइन फाई प्लस एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा। और यहां पर मेरे को क्या देखने को मिला, अरे यार एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा तो बराबर हो गए, एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा बराबर हो गए, ये तो कट हो गया, तो वहां पर बचा 0, टी साइन फाई बराबर 0। तो यहां से अपने को क्या सीखने को मिला कि भाई टेंशन तो रहेगा, रस्सी तो तनाव फ्री हो नहीं सकती। अच्छा, तो जब रस्सी तनाव फ्री नहीं हो सकती है बेटा, तो टी तो 0 होगा नहीं, तो साइन फाई को 0 होना पड़ेगा, और साइन फाई को 0 होना पड़ेगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि फाई क्या आएगा, 0। फाई क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस फाई का मान क्या होगा, 0। मैं अलग से डायग्राम बना के आपको पूरा बताता हूं कि जब भी कोई ट्रॉली, याद रखना ये एंगल थीटा है, जब भी कोई ट्रॉली इस पर मुक्त रूप से नीचे आ रही है, यानी जी साइन थीटा से आ रही है, जब भी कोई ट्रॉली इस पर मुक्त रूप से नीचे आ रही है यानी जी साइन थीटा से आ रही है, तो बेटा ये जो है वो सरल लोलक एकदम इसकी पृष्ठ के लंबवत होगा और कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा। अच्छा, और उसमें नीचे लगेगा एम जी कोस थीटा, और उसको बैलेंस कर देगा कौन सा, टेंशन टी। तो टी की वैल्यू आपकी एम जी कोस थीटा होगा, और ये एकदम लंबवत सीधा रहने वाला है। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा। ये याद रख लेना कि जब भी कोई ट्रॉली मुक्त रूप से ऐसे नीचे आ रही है यानी जी साइन थीटा से आ रही है, जब भी कोई ट्रॉली मुक्त रूप से ऐसे आ रही है यानी जी साइन थीटा से आ रही है, तो उस टाइम पर जो सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, वो उस ट्रॉली के लंबवत हो जाएगा। तो हमने पूछा था ट्रॉली के लंब के साथ कितना कोण बनाएगा, तो सर वो तो खुद ही लंबवत हो गया, इसलिए फाई का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जब भी इसको ऐसे नीचे आने का बोला जाएगा, ये यहां पर फाई के बराबर ही आ जाएगा यहां पर, तो फाई का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको जरूर समझना है। ये वाली जो कहानी है वो जरूर अपनी क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या किया कि इसके घटक लिए एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, टेंशन का घटन टी कोस फाई और टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन फाई। तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स यहां पे किया, तो भाई यहां पर एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा कट हो गया, तो इधर 0 बचा। टी साइन फाई की वैल्यू 0 का मतलब टेंशन तो 0 हो नहीं सकता, तो फाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन फाई या साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 0 होता है। तो फाई की वैल्यू 0, यानी ये सरल लोलक ऐसे ही रहने वाला है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो आज हमने बातें पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना डायग्राम बनाते बनाते कि इन सारी चीजों के बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो हम लोग सूडो फोर्स से करने वाले थे, और हम लोगों ने सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग की, और आपने इनके जो आंसर्स हैं वो सबके सही देने की कोशिश यहां पर की है। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चन एक दो हम लोग करेंगे जिनको आपको ध्यान से करना है, जैसे एक दो बंदर वाले क्वेश्चन होते हैं, लिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है एकदम आसान सा कि
ये एक ओपन लिफ्ट है, ठीक है, ये एक ओपन लिफ्ट है और उस लिफ्ट का खुद का जो मास है वो 60 केजी है। कितना है? 60 केजी है। लिफ्ट है, लिफ्ट का खुद का मास जो है वो 60 केजी है। अच्छा, इस लिफ्ट में यहां पर एक वेइंग मशीन है, भार मापने की मशीन है जो भार मापेगी, मतलब मैं मास नहीं मापवाऊंगा, भार की बात कर रहा हूं। यहां पे एक वेइंग मशीन है जो भार मापने की मशीन है। इसके ऊपर एक आदमी ऐसे खड़ा है और एक पुल्ली की सहायता से ये ऐसे रस्सी जाती है और वो रस्सी इधर आके इस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई है, इधर आके इस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई है। अगर ये रस्सी छोड़ देगा तो पुल्ली के साथ, ये लिफ्ट के साथ साथ आदमी नीचे गिर जाएगा। अच्छा, तो लिफ्ट का मास ये है, आदमी जो है उसका जो मास है बेटा वो आपका है 40 केजी। कितना है? 40 केजी। आदमी का जो मास है वो कितना है? 40 केजी। या आदमी का मास थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं, आदमी थोड़ा भारी है, इतना द्रव्यमान वाला आदमी संभाल नहीं पाएगा, तो आदमी का मास मैंने 80 केजी कर दिया और इसका जो मास है वो मैंने कर दिया, लिफ्ट का जो है वो कर दिया 20 केजी। लिफ्ट है उसका जो मास है वो कर दिया मैंने कैपिटल एम, ठीक है ना, लिख देता हूं। लिफ्ट उसका मास है स्मॉल कैपिटल एम, वो तो है 20 केजी लिफ्ट का द्रव्यमान, तो ठीक है। आदमी जो है बच्चों उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, उसका जो मास है वो है 80 केजी। कितना है? 80 केजी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आदमी ऐसे पकड़ के खड़ा है, आदमी का मास ज्यादा है, लिफ्ट का कम है, आदमी एक वेइंग मशीन में खड़ा है, लिफ्ट में कोई रखी हुई होगी वेइंग मशीन, उसका कोई मास नहीं है, वो हल्की सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यदि पूरा तंत्र साम्य में हो, यानी रेस्ट है में हो, तो में पहला क्वेश्चन, इसका पहले के दो पोर्शन, पहला रस्सी में तनाव, और दूसरा क्वेश्चन वेइंग मशीन का पाठ्यांक, भार मापी मशीन का पाठ्यांक। भार का ही आंसर बताना है आपको, यानी न्यूटन की फॉर्म में आंसर देना है, न्यूटन की फॉर्म में आपको आंसर देना है। यह भी बहुत शानदार टाइप का क्वेश्चन है बेटा, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन जो है ये आपका है यहां पर। तो आपको बोला है कि ये आदमी ने ऐसे पकड़कर उसको रोक रखा है, अगर आदमी नहीं होता तो ये नहीं रुका रहता, आदमी ने ऐसे पकड़ के इसको रोक रखा है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि यार पहला क्वेश्चन तो मेरे को श्रीमान जी ये बता दो कि इधर ये आदमी इसको रोक रहा है, इधर ये आदमी जो है वो इसको रोक रहा है, इसका मतलब यहां पर इसमें तनाव कितना है रस्सियों में, क्योंकि ऊपर से लिफ्ट किसी मशीन वगैरह से तो नहीं जुड़ी है, और आदमी अगर रोक रहा है तो आदमी का पाठ्यांक क्या रीड करेगी? अगर साधारण केस में होता तो 800 न्यूटन रीड करता है, ये वेइंग मशीन कितना करता? 800 न्यूटन। अब कितना रीड करेगा? ओके, तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहली बात यहां पे क्लियर बोला हुआ है कि पूरा तंत्र साम्य में है, पूरा तंत्र साम्य में है, यानी पूरे का पूरा तंत्र कहीं नहीं जा रहा है। तो पूरे का पूरा तंत्र कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप इसको एक साथ पढ़ लो, ठीक है सर। तो पूरे के पूरे तंत्र को मैंने जब एक साथ पढ़ा तो इसका टोटल मास हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो नीचे फोर्स लग गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। मैं पूरे तंत्र का एक साथ बना रहा हूं ना, पूरे तंत्र का, जो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है वो इनका आंतरिक मामला हो गया, ठीक है। तो सर मैं यहां तक का तंत्र ले रहा हूं पूरा और उस तंत्र का एक साथ लगा रहा हूं, तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लग गया। अच्छा, और अगर रस्सी में तनाव टी है, सर क्या है? रस्सी में तनाव टी है, तो इस पूरे तंत्र पे 2 टी ऊपर की ओर लगेगा, इधर से भी टी और इधर से भी टी, यानी इस जगह भी टी लग रहा है और इधर आदमी के थ्रू भी टी लग रहा है। तो पूरी रस्सी पर, मतलब पूरे तंत्र पर जिसका कैपिटल एम और स्मॉल एम मैंने मान लिया, तो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो 2t लग रहा है। अच्छा, क्या ये कहीं जा रहा है? क्या ये कहीं जा रहा है? तो आप बोलोगे ना श्रीमान ये कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट में है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला बराबर नीचे लगने वाला, ठीक है। तो ऊपर लगने वाला बराबर नीचे लगने वाला, तो 2t बराबर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो 2t बराबर, टोटल मास की मैं बात करूं तो 80 और 20 टोटल मास हो गया आपका 100। कितना हो गया? 100, ठीक है। g की वैल्यू मैंने रख दी 10, इसको यहां से कट किया तो t आपका कट होके कितना आ गया? ये ऐसे कट हुआ तो ये आपका आ गया 500 न्यूटन।
यानी जो रस्सी में तनाव है वो 500 न्यूटन है। सीधा सा सोचा, दो जगह से आप पूरे सिस्टम को देखो तो पूरे सिस्टम को कितनी जगह रस्सियों ने जोड़ रखा है, एक तो यहां जोड़ रखा है और दूसरा आदमी को जोड़ रखा है। लिफ्ट और आदमी को एक साथ मान लिया तो टोटल मास ये हो गया। तो टेंशन ऊपर की ओर कितना लग रहा है, टी और टी 2t लग रहा है। टी और टी कितना लग रहा है, 2t लग रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, टी और टी 2t ऊपर की ओर लग रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन की वेइंग मशीन का पार्ट है। अब भाई जब बात वेइंग मशीन की करनी है तब तो आदमी का अकेले का एफबीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं व्यक्ति का एफबीडी। व्यक्ति का एफबीडी अकेले का, तो ये जो है वो भाई साहब यहां पे खड़े हैं। ठीक है, ये खड़े हैं तो इन पर नीचे क्या लगना चाहिए, एम जी। मशीन पे खड़े हैं तो ऊपर की ओर क्या लगना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। प्लस में एक हाथ से रस्सी पकड़ रखी है, तो रस्सी पकड़ रखी है तो रस्सी पर ऊपर की ओर टेंशन क्या लग रहा है, टी। तो आदमी पर भी ऊपर की ओर टेंशन टी। आदमी रस्सी को नीचे दबा रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे रख रहा है, तो रस्सी आदमी को क्या कर रही है, ऊपर की ओर खींच रही है, यानी उस पर लग रहा है टेंशन टी। क्या चल रहे हैं, क्या कहीं नहीं चल रहे हैं सर, तो ऊपर लगने वाला बराबर नीचे लगने वाला कर दो। तो ऊपर क्या लग रहा है, एन प्लस टी बराबर नीचे कितना लग रहा है, एम जी। तो ये एम जी जो है वो 800, क्योंकि इसका अकेले का मास 80 है। ओके, टी कितना है, तो टी सर 500 न्यूटन निकाला था, तो एन प्लस 500 बराबर 800। तो कहने का मतलब एन जो है वो कितना हो गया आपका 300 न्यूटन। तो जो वेइंग मशीन का पाठ्यांक है, किसका, वेइंग मशीन, भार मापी मशीन का जो पाठ्यांक है वो पाठ्यांक कितना आएगा, वो बोलेगा कि आदमी का जो वजन है वो 800 न्यूटन, 300 न्यूटन ही है। कितना है, 300 न्यूटन ही है बच्चों, और कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला है बेटा, ये बोला है कि एक लिफ्ट और एक आदमी एक लिफ्ट में खड़े हैं और उनको संभालने वाला एक रस्सी लिफ्ट के बंद के इधर आदमी के हाथ में दे दी कि भाई तुम अपना देखो। ठीक है, तो देखा कि पूरे सिस्टम को कितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, पूरे को एक साथ रखा तो सर पूरे सिस्टम में ऊपर की ओर लग रहा है 2t, नीचे लग रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। ठीक है, तो 2t नीचे ऊपर लग रहा है तो इनको बराबर किया तो टेंशन आ गई। फिर हमने बढ़ा केवल आदमी का एफबीडी, तो इस आदमी पर ऊपर तो लग रहा है टेंशन, नीचे mg, और साथ में मशीन पे खड़ा है तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है तो हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया कि सर इसको आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब अगर इसी का मैं एक और क्वेश्चन करूं बेटा, जो आपके कई बार पूछा गया है, आप देख भी सकते हो। तो एक और क्वेश्चन अगर इसके अंदर मैं करूं तो क्या आएगा कि यदि पूरा तंत्र 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है, तो अगेन वही दोनों चीजें, पहला रस्सी में तनाव और दूसरा वेइंग मशीन यानी भार मापी का पाठ्यांक। सॉरी, तो ये दो चीजें हैं वो आपसे वापस पूछ ली गई है कि भाई ये बताइए, लेकिन इस बार हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में नहीं छोड़ना चाह रहे। इस बार हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि सर इस बार हम लोग इसको लेके जा रहे हैं किस तरफ, कि सिंपल सा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे। तो देखिए पिछली बार उसने ऐसे होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था, इस बार उसने थोड़ा ढीला छोड़ा, छोड़ा नहीं ढीला छोड़ा, यानी ये तनाव कम हुआ। तनाव कम हुआ तो उसकी वजह से ये दोनों साथ साथ नीचे जाने लगे, दोनों साथ साथ नीचे जाने लग गए। तो वही हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले तो पूरे सिस्टम का तंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसके, सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले जो अपना रहेगा वो ये रहेगा पूरे तंत्र का, पूरे तंत्र यानी सारी जो चीजें हैं का एफबीडी। तो पूरे तंत्र का एफबीडी, तो पूरे तंत्र का एफबीडी करोगे तो वही पिछली बार वाली बात है और कुछ नहीं है। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये दोनों साथ में आए तो नीचे लग गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और ऊपर क्या लग गया, वही दोनों तरफ लग रहा है तो टी और टी 2t। क्या इस बार सामने में है, तो आप बोलोगे नहीं सर इस बार तो वो चल रहा है। कौन सी तरफ चल रहा है, नीचे की ओर चल रहा है। तो चलिए ठीक है, चल रहा है तो एक्सेलरेशन a दे दिया। ओके,
तो अगर ये ऐसे चलता है, इसका मतलब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा और ऊपर लगने वाला कम, यही तो करते हैं ना। तो F बराबर एम ए से कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस ऊपर लगने वाला 2t बराबर आप क्या करोगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। वैल्यूज रख दो सर, इसको साथ में रखते हैं तो ये 100, जी की जगह 10 माइनस 2t, इसको साथ में रखते हैं तो ये 100 और a की जगह 2। तो चलिए ये हो गया आपका, पिछली बार ये कितना था, यहां पे माइनस का 2t है, ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 1000 माइनस 200 हो जाएगा, तो ये 800 आएगा, और 800 को t की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 400 न्यूटन। ये बात तो अपने पहले ही बोल दी थी कि रस्सी थोड़ी ढीली की है, रस्सी थोड़ी ढीली की है, इसका मतलब तनाव थोड़ा सा कम तो होना चाहिए ही चाहिए। रस्सी थोड़ी ढीली की है तो तनाव तो थोड़ा कम होना ही होना चाहिए, तो इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं थी बेटा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं, वेइंग मशीन का पाठ्यांक। तो क्या करेंगे, व्यक्ति का एफवीडी, केवल क्या बनाएंगे, व्यक्ति का एफवीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो व्यक्ति का एफवीडी बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सर व्यक्ति का एमजी नीचे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, साथ में एक तनाव भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या ये नीचे आ रहा है, जी श्रीमान, ये भी नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये भी नीचे आ रहा है किससे, एक्सेलरेशन ए से, ये खड़ा नहीं है वहां पे, ये भी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। कई बार लोग यहां पर आके गड़बड़ी कर देते हैं और चलो ऊपर लगने वाला बराबर नीचे वाला, नहीं भाई, लिफ्ट के साथ साथ वो भी नीचे आ रहा है, और हम लोग डायग्राम जो है वो लिफ्ट के सापेक्ष नहीं बना रहे हैं, हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वो ग्राउंड के सापेक्ष बना रहे हैं। तो सर नीचे लगने वाला mg माइनस ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, लिखो, वैल्यू रखो, m की वैल्यू 80 रखेंगे तो ये 800 माइनस नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है, टेंशन आपके पास है 400 और mg 80, m 80 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो ये आपका हो गया 160, 80 इंटू 2 क्या हो गया बेटा 160। तो यहां से आप लोग नॉर्मल रिएक्शन जब निकालोगे, यहां से जब आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो 400 माइनस गया, 400 बच गया, 160 और माइनस का कर दो तो 240 न्यूटन। इस बार वो क्या रीड करेगा, 240 न्यूटन रीड करेगा। क्या रीड करेगा बालको, 240 न्यूटन, 240 और ये 400 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, कितना रीड करेगा 240 न्यूटन वो रीड करने वाला है। तो इस टाइप से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हमने क्या बोला कि पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, तो पहले तो पूरे सिस्टम की बात कर ली कि पूरे सिस्टम में सर नीचे लगेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, ऊपर लगेगा 2t, एक्सेलरेशन ए है, तो नीचे लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर एम ए किया तो टेंशन आ गया 400। फिर आदमी के पास गया, तो आदमी क्या रेस्ट में है क्या जमीन के सापेक्ष, वो भी तो चल रहा है ना, तो आदमी का एफबीडी बनाया, ये mg ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन, और ये एथ वर्ण से नीचे आ रहा है, तो यहां से इसको 240 कर देगी। आवाज अटेन्युएशन आ रही है भाई, चलिए ठीक है, तो रोकते हैं आज की इस क्लास को, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको आज यहीं रोकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से, थैंक यू सो मच।